नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी काम तब तक मुश्किल लगता है जब तक उसको शुरू नहीं किया जाए। देखिए, आज से लगभग 10 दिन पहले हम लोगों ने एडिटोरिया के प्राथमिक शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू किए थे और आज वो दिन है कि आज हम लोग इसका आखिरी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए, आज हम लोग समय का ध्यान रखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को जितने भी 2 घंटे के पेपर को जितने कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं करते हैं। तथा ध्यान ही रहे, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। बाकी के सभी प्रैक्टिस सेट वो सॉल्व किए जा चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में हैं। तो चलिए, आइए समय का ध्यान रखते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। आज का ये जो पहला क्वेश्चन है ये है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिया था अरविंद घोष जी ने। दोस्तों, एक चीज़ का और आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी हम डिटेल में किसी क्वेश्चन के जाएंगे तो उसमें उसी पॉइंट्स की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करें तो ये स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से 1905 में चलाया गया था। बात करें किस लिए चलाया गया था, क्योंकि उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन जी ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी 20 जुलाई 1905 को। तो जिसके विरोध में बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था, अर्थात विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो ये जो डेट था आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा 20 जुलाई 1905 का वो डेट था जब कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, तथा लागू ये डे हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो आप ध्यान दीजिएगा, 16 अक्टूबर के दिन ही हम लोग रक्षाबंधन दिवस मनाते हैं, 16 अक्टूबर को। अब आइए बात करें, उस समय इतना ज़्यादा विरोध हुआ था कि इसको जो है दोस्तों, बंगाल के लोगों ने इसका इतना बहिष्कार ज़्यादा कर दिया था कि अंत में आते हुए 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा, जिसमें ये बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। साथ ही अगर 1911 का आपको डेट याद होगा कि 1911 की जब हम लोग बात करेंगे तो 1911 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रगान कब से जो है शुरू किया गया। तो पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, ये 1911 का ही समय था जब रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा पहली बार राष्ट्रगान 1911 में गया था। तथा साथ ही ध्यान रहे, बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया था 1911 में ही। तथा एक पॉइंट्स और आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी कब घोषित की गई। वो 1911 के इसी दरबार में दिल्ली को जो है राजधानी बनाने की घोषित की गई। तथा पूछा जाता है कब से ये जो है लागू हुआ था, तो वो डेट था 1912। यानी आप ध्यान रखिएगा, 11 में दिल्ली को घोषणा की गई कि राजधानी बनेगी तथा 1912 से वो लागू हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, साथ ही आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो ये कह रहा है कि यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो विद्रोह है वो हुआ था आपका 1858 में। आप डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1858 में यह विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों की थी। ये बिल्कुल सही बात है। अगला, आंदोलन की सफलता के एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एकता थी, इसी वजह से आंदोलन सफल हुआ था। अर्थात कहें तो केवल 2 और 3 पॉइंट इसमें सही है, नंबर 1 गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। जब भी आप मुंडा देखिएगा आप पांडे याद रखिएगा, मुंडा पांडे, यानी बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो थे आनंद पांडे। चलिए, साथ ही इसमें देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पता होगा। 1828 में जो है इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तथा साथ ही ध्यान रहे, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत भी किया था। और इनकी जो है दोस्तों, राजा राम मोहन राय के बारे में एक पॉइंट ये भी कि वेदांत समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ही ने की थी। तथा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है, ये कुछ युद्ध दिए हैं उसके समय, ये आपके उस समय के जो है कि शासक के बारे में बताया गया है कि कौन उस समय जो है अंग्रेज थे। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें से आप ध्यान दीजिएगा, ये जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय नहीं हुआ था, ये हुआ था हेस्टिंग के समय। किसके समय हुआ था दोस्तों, हार्डिंग की जगह आप याद रखिएगा, ये हेस्टिंग के समय हुआ था। जब बात करें हेस्टिंग की तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर, जब भी आपसे खाली गवर्नर पूछे उसमें जनरल ना लगा हो और बंगाल का पूछे तो आप ध्यान रखिएगा वो आपका क्लाइव था। और साथ ही दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर के साथ जनरल लग जाए तब आप याद रखिएगा वो हेस्टिंग था। और ये बात करें प्रथम अफगान युद्ध, ये बिल्कुल सही है। ये तीनों जो है युद्ध सही है। एलन बैरो के बारे में आपको पता होगा, दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलन बैरो ने ही किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1800, ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड बैटिंग। ये 1857 की बात कराइए, इसमें लॉर्ड कैनिंग था।
मैंने आपसे कहा था कैनिंग और कर्जन में जो है आपको कन्फ्यूजन होता है। 1857 ध्यान रखिएगा, और आप एक याद रखिएगा 1905। तो कर्जन और कैनिंग क्योंकि मिलता जुलता नाम है तो एग्जाम के प्रेशर में दोस्तों गलतियां हो जाती हैं। इससे बचने के लिए आप ध्यान रखिएगा, जब कर्जन की बात होगी तो आप 1905 याद रखिए। इसलिए याद रखिए कि जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय जन जन ने आक्रोश दिखाया था, जिसकी वजह से बंगाल विभाजन रद्द किया। जन जन से आप याद रखिएगा कर्जन। जब आपको 1905 का कर्जन याद रहेगा तो 1857 में आप कैनिंग आपको याद आ जाएगा। चलिए ऑप्शन देखिए, लॉर्ड डलहौजी है। डलहौजी के बारे में आपको पता होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने किया? डलहौजी ने किया था। साथ ही ध्यान रहे कि डलहौजी के समय ही भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 में जो है कि मुंबई से थाने के बीच चली थी। और बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, तो आपको पता होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाता है, तो आप लॉर्ड विलियम बेंटिक याद रखिएगा। इसके साथ ही देखिए इसमें भी 3 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको ध्यान देना है, क्योंकि तीनों क्वेश्चन पूछता है और आप भूल जाते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब भी आपसे पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और दूसरा पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और तीसरा पूछता है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आपको याद रखना जब पूछे भारत का गवर्नर जनरल आपसे पूछेगा तो आप विलियम बेंटिक को लगाइएगा। जब स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पूछेगा तो आप माउंटबेटन को याद रखिए, तथा जब पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तब आप सी राजगोपालाचारी को लगाइएगा। यही इन तीनों में अंतर है। चलिए ये बात करते हैं लॉर्ड लिटन की। पूछता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखिए वर्नाकुलर में एक शब्द ल आता है, उसी से आप टैकल करिएगा, वो लॉर्ड लिटन के द्वारा ही किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 6। यह है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था? जब भी विवेकानंद और शिकागो की बात होगी तो आप 1893 का समय याद रखिएगा। इसी समय इन्होंने भाग लिया तथा इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। यह है कि अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? दोस्तों इसको शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, तथा इनके बारे में आप याद रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम नाम की पुस्तक पूछी जाती है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो वो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ही पुस्तक है। तथा एक चीज़ और भी बहुत ही बार क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो ये जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था उसकी सबसे ज़्यादा अध्यक्षता करने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। करा मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है। ये जो बहिष्कृत भारत का संबंध है ये है भीमराव अम्बेडकर से। ये जो इनकी जो है भीमराव अम्बेडकर की बहिष्कृत भारत जो है वो एक रचना है, जो कि एक शोषित वर्ग से संबंधित ये रचना है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। बात करें भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप जानते ही होंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि जो है कि इन 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इन्हें भारत के संविधान का जन्मदाता भी कहा जाता है। चलिए 9 नंबर देखिए। करा लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य क्या था? ये जो लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य था वो था कि भारतीय कृषि में संकट संबोधित से इसका आयोग था। मतलब कृषि में संकट जब हुआ था उसमें लिनलिथगो आयोग बना था। अब बात करें लिनलिथगो के बारे में, आप जानते हो कि क्वेश्चन बढ़ता है कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी जो कि 1942 के समय में हुआ था, उस समय जो है यहाँ कौन अंग्रेज जो है उस समय अध्यक्षता या कह लीजिए वायसराय कह लीजिए या जो भी है, तो उस समय पूछा जाता है कौन सा अंग्रेज अधिकारी था इस समय? तो लिनलिथगो ही इस समय था। याद रखिए भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों ने कहा कि चलो भारत छोड़ो जाओ। अब लिनलिथगो में आपको दिख रहा होगा एक गो, तो गो से जाओ आप याद रखिएगा और यही इसका सही आंसर होगा। यानी अब बात करें 1942 की, आप पता होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, 1942 में ऑपरेशन 0 आवर के तहत भारतीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी घटनाएं मुख्य 1942 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। आइए 10 नंबर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? कुछ कांड दिया गया है, उनसे संबंधित लोग के बारे में दिया गया था, आपको बताना है इसमें से कौन सा कांड जो है गलत है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो नासिक षड्यंत्र केस हुआ था इसमें ये बारिंद्र घोष जी नहीं थे, क्योंकि ये जो केस हुआ था इसमें अनंत कान्हरे नाम के एक व्यक्ति थे। अनंत याद रखिएगा, अनंत कान्हरे जो कि बीडी सावरकर के ग्रुप से संबंधित थे। नासिक कांड में इनका ही नाम है। तथा साथ ही ध्यान रहे इसीलिए नासिक कांड के ही संबंध में बीडी सावरकर को आजीवन जेल में रहने की सजा दी गई थी। अब बात करें वीडी सावरकर की, थी इन्हीं के जन्म दिवस अर्थात इन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर 28 मई को संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ है। अब बात करें देखिए दिल्ली षड्यंत्र क्रास में राज बिहारी बोस का हाथ था, बिल्कुल सही बात है। मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस का हाथ था, तथा साथ ही रहे रैंड के मर्डर में चापेकर बंधुओं का योगदान था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कि भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक जो है वो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है।
अब देखिएगा, जब वो कर्जन का ही समय था 1905 में, जब इसने क्या किया था, बंगाल विभाजन किया, उसमें लोगों के अंदर इतना आक्रोश आ गया कि सभी लोग जागरूक हो गए और वो अपने जो है कि विभाजन को लेकर इतना ज़्यादा वो हो गया कि वो फिर अंत तक जो है यही कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक, क्योंकि इसने ऐसे बहुत सारे काम भी किए हैं, जैसे कि भारतीय टंकर, पत्र मुद्रा का अधिनियम, ये सब कर्जन के द्वारा ही किया गया था। इसी वजह से भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। इसका आंसर आप याद रखिएगा। कैनिंग के बारे में 1857 क्रांति बात हो गई। डलहौजी 1853 ट्रेन चला था, व्यवगत की नीति के तहत ये राज्यों को हड़पता था। ये सभी बातें हम लोग कर चुके हैं। चलिए आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आपको बताना है कि इसमें इसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से गोलमेज जो है ये आयोजन हुआ। पहला है कि भारत में के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत के एक डोमिनियन स्थिति के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए, ये नहीं दोस्तों। तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। आपका 1 और 3 बिल्कुल सही है, 2 नंबर गलत है, यानी इसका सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। करा कि भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। जाइए, जब भी इसकी बात करें तो आप साबरमती आश्रम न लगाइएगा, क्योंकि ये पहला उनका आश्रम नहीं था। जब भी आपसे स्थापित पहला आश्रम पूछेगा तो आप कोचराब याद रखिएगा। कोचराब आश्रम जो कि अहमदाबाद के पास ही ये भी है, तो कोचराब आश्रम गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला आश्रम था। तथा साबरमती आश्रम की जब बात करें तो इसका जो है स्थापना उन्होंने 1917 में किया था। तथा एक क्वेश्चन बनता है कि दांडी यात्रा आपने सुना होगा, ये भी साबरमती आश्रम से दांडी के लिए जो है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक शुरू किया गया था, जिसमें गांधी जी ने 24 दिन की यात्रा की थी 78 अनुयायियों के साथ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। चलिए 14 नंबर हम लोग देखते हैं। ये कह रहा जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इस समय ऐसे कौन थे जिन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद से जो है इस्तीफा दिया था। ये थे आपके एस नायर। सही आंसर है इसका एस नायर। तथा साथ ही याद रहे कि जलियांवाला हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाइटहुड, जिसे सर की उपाधि कहते हैं, उसकी भी त्याग की दी थी। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि कामागाटा मारू घटना कब हुई थी। ये जो घटना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी आपका सितंबर 1914 में। बात करें इस घटना की तो यहाँ कनाडा के लिए एक जहाज़ गया था जिसको उन लोगों ने लौटा दिया था। यही इस घटना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखिए 16 नंबर। करा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। समाचार पत्र के बारे में दिया गया और संस्थापक के बारे में दिया गया। आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो याद रहिए जो आपके तहजीब अल खाक है ये मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं है, तथा द सोशलिस्ट एम.एन. राय का नहीं है। बाकी पायनियर भी सही है, कौमी आवाज़ द पायनियर जॉर्ज एलन की है, कौमी आवाज़ जो है वो जवाहरलाल नेहरू की। अब बात करते हैं ये है किसकी, 1 और 4 है किसकी। तो जब भी आपसे तहजीब उल अखलाक की बात करेगा याद रखिएगा सैयद अहमद खां की थी। किसकी थी? सर सैयद अहमद खां के, जिनके नाम से हम लोग जानते हैं, सर सैयद अहमद खां। अब बात करें दी सोशलिस्ट की तो ये S.A. डांगे की है, M.N. राय का नहीं है बल्कि S.A. डांगे, S.A. डांगे आप नाम याद रखिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 1 और 4, बाकी ये सही सुमेलित हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। करा भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। ये संविधान सभा गठित करने में दोस्तों ये कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, इसका बहुत बड़ा योगदान। इसी के तहत संविधान कि जो है भारत की संविधान सभा जो है वो गठित की गई थी। आइए ऑप्शन देखिए, साइमन आयोग और क्रिप्स प्रस्ताव। ये साइमन आयोग आपको पता होगा 1927 में बना था, 1928 में ये भारत आया, इसका भी विरोध किया गया था। और इसी विरोध के चक्कर में आपको याद होगा कि सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय की लाठियों से मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप साइमन आयोग याद रखिए। अगला एक क्रिप्स प्रस्ताव, मैंने बताया आपको 1942 में आया था क्रिप्स प्रस्ताव, जिसे गांधी जी ने दोस्तों पोस्ट डेटेड चेक कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर 18 है कि गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। देखिए कोई अपने नाम से सेवा संघ की स्थापना नहीं कर सकते। गांधी जी इतने महान व्यक्ति थे वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, तो आप महात्मा गांधी का ऑप्शन बिल्कुल मत लगाइए। बात करते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो किए थे जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के दत्तक पुत्र भी कहे जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 19 नंबर देखिए कि एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, वो शहर कौन सा है जिसमें मुख्य ऐसा कहा जाता है, तो वो लोथल जगह है, ध्यान दीजिएगा। ये एकमात्र शहर है जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार है। तथा बात करें कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, आपको पता होगा कालीबंगा में जो है चूड़ियों के साक्ष्य और जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। और धौलावीरा आपको पता होगा ये गुजरात में है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। ये कह रहा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो जब भी आपसे गायत्री मंत्र की बात करेगा तो इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है।
गायत्री मंत्र साथ ही ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ये जो है गायत्री मंत्र की बात की जाती है। इस वेद के रचयिता भी पूछा जाता है, तो आप महर्षि विश्वामित्र को याद रखिएगा। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा ऋग्वेद की रचयिता पूछे तो आपसे किसका नाम याद रखेंगे, महर्षि विश्वामित्र, इनका नाम जो है आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। मतलब अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी आपसे पूछ रहा है, तो वो थी मालिनीन। मालिनीन का नाम आप याद रखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कूट का क्वेश्चन है तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगला कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। यह है कि द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों हीनयान महायान में विभाजित, ये गलत है। जब दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति अर्थात आपको याद रखिएगा जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, उस समय जो है हीनयान महायान में इसको बांटा गया था। पहला ऑप्शन ही गलत है। बात करें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का जो आदर्श है वो बोधिसत्व को प्राप्त करना है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। थर्ड है कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श जो है अहत प्राप्त करना, ये भी सही है। मतलब आपका महायान क्या प्राप्त करना है, आदर्श, और आपका हीनयान को आदर्श अहर्थ प्राप्त करना है। चलिए अगला है कि नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही, यानी इसका पहला ऑप्शन गलत है। यानी पूछे सही कौन सा है तो आप याद रखिए 2, 3 और 4 इसका सही है। चलिए 23 की तरफ देखते हैं। ये कह रहा कि परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। परम भागवत की उपाधि, जब भी आपसे ये उपाधि पूछेगा आप समुद्रगुप्त का नाम याद रखिएगा। अब बात करें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त, तथा साथ ही ध्यान रहे इसे वीणा वादक कहा जाता है, और इसे जो है भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो वो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। इसे कविराज भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर, ये कह रहा कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो आपको बताना कौन से वंश से ये जो खारवेल का संबंध था। जो खारवेल थे वो आपके चेदी वंश से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये गौतमीपुत्र सतकर्णी है जिनको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। 26 देखिएगा, अगर किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया। ये जो चोल शासक था वो था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदला था। अगला है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 आप ध्यान रखिएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह कई बार पूछा जाता है। इनमें से किस जैन तीर्थंकर की जो है शिक्षा है, तो जब बात करें इन चारों की, जब आपसे शिक्षा बात करेगा तो आप पार्श्वनाथ का नाम याद रखिएगा, पार्श्वनाथ। तथा इसमें जब महावीर जी शामिल होते हैं, यानी जो 24वें तीर्थंकर जिसे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, तो इन्होंने इसमें 5वां जोड़ा था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। तो आप इन जो है चारों को याद रखिएगा। चारों के जो है पार्श्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि 23वें तीर्थंकर थे। 23rd, ये 23rd थे, तथा 24th बात करें महावीर, तथा इसके पहले जो थे वो आदिनाथ यानी ऋषभ देव को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर ध्यान दीजिए जी। 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलबन से संबंधित नहीं था। तो रक्त और लोह नीति कई बार पूछा गया, तो ये काम जो है बलबन ने किया था। तथा सिजदा और पबोस प्रथा पूछ रहा किसने चलाई थी, तो ये काम भी बलबन ने किया था। मंगोलों के विरुद्ध उसने दीवाने अर्ज स्थापना की। लेकिन बात करें नवरोज प्रथा को बंद कराना, तो ये बलबन द्वारा नहीं किया गया था, आपको ध्यान रहे। बल्कि बलबन ने फारसी त्यौहार, पूछता है कि नवरोज त्यौहार किसका, तो ये एक फारसी त्यौहार है जिसको बलबन ने बड़े उत्साह से मनाता था। जब वो मनाता था तो बंद कैसे कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यह कि दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था। वो एकमात्र सुल्तान उसमें फिरोज शाह तुगलक था। अब आइए तुगलक की बात हुई तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, खिलजी भी है तुगलक भी, तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सबसे ज़्यादा समय तक दिल्ली पर शासन करने वाला कौन था, तो वो तुगलक वंश था। और सबसे कम समय तक शासन किसने किया था, तो वो खिलजी वंश था। अब बात करें दिल्ली पर शासन करने वाले शासक पे, तो आपको याद होगा कि गुलाब खिले तो सुगंध लो, मतलब गुलाब वंश पहले आया था, उसके बाद आपका खिलजी वंश आया था, तो से तुगलक वंश आया था, गुलाब खिले तो सुगंध से सैयद वंश आया था, सुगंध लो से लोधी वंश। ये आप ट्रिक याद रखिएगा, गुलाब खिले तो सुगंध लो, यही शासक का ये क्रम है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था। ये मुहत शिव, ये अष्टप्रधान में नहीं था, बाकी तीनों अष्टप्रधान थे। अगला कि जाब्ती प्रणाली का संबंध था, तो जब भी जाब्ती प्रणाली पूछे तो ये राजस्व प्रशासन से संबंधित था। चलिए 32 नंबर देखते हैं,
ये कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? कृषि का सबसे पहला प्रमाण जो है वो लहुरा देव, यानी उत्तर प्रदेश में लहुरा देव स्थान है, वहीं से इसका मिला था। चलिए 33 देखिएगा। करा कि सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया था? उन्होंने पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि, पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि यही अशोक करता था। चलिए 34 नंबर देखिएगा। कह रहा प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम। जब भी मृच्छकटिकम पूछे तो आप शूद्रक का नाम याद रखिएगा। मृच्छकटिकम शूद्रक की तथा रचना तथा साथ ही कालिदास और सुघोष विज्ञानेश्वर के बारे में। कालिदास से अगर आपसे पूछा जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तथा आप पूछे अशोघोष की तो बुद्ध चरित आपने सुना होगा, बुद्ध चरित अशोघोष का है, तथा अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का। नाम है विज्ञानेश्वर, तो आपने एक मिताक्षरा बहुप्रचलित पुस्तक है, मिताक्षरा वो विज्ञानेश्वर ने लिखा था, मिताक्षरा। चलिए अगला है कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है ये जो मैनचेस्टर है ये ब्रिटेन में पड़ता है, जहाँ के सूती वस्त्र बहुत प्रसिद्ध हैं। इसी वजह से अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के भी सूती वस्त्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। यह कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसकी गणना के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखिए। यह कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? शहरी जनसंख्या पूछे सबसे ज़्यादा तो आप महाराष्ट्र याद रखिएगा, और पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, तथा जब भी आपसे दूसरा नंबर पूछे तो आप उत्तर प्रदेश तथा तीसरा तमिलनाडु को याद रखिएगा। तथा बिहार का क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बिहार जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले स्थान पे है, जो कि 1106 है। साथ ही ध्यान दीजिएगा अगर पूछे बिहार क्षेत्रफल के अनुसार कौन से कम है तो आप 12 राज्यों में तथा 13 कुल मिला के ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। गेहूं का वानस्पतिक नाम आपको बताना है। तो गेहूं का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ये देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम आप 3-4 बार अगर अपने मुंह से बोल देंगे तो आपको हमेशा के लिए गेहूं का वास्तविक नाम जो है याद हो जाएगा। नहीं भी याद होगा तो जब एग्जाम में आपसे ऑप्शन में दिखेगा तो आप इसे जरूर टैकल कर लेंगे। चलिए देखिए जिया मेज और ओराइजा सेटाइवा लिखा है। ओराइजा सेटाइवा की जब आप बात करेंगे तो ये जो ओराइजा सेटाइवा है ये धान का वैज्ञानिक नाम है, ध्यान दीजिएगा, ये धान का वैज्ञानिक नाम है। आगे जिया मेज, जब भी जिया मेज दिखे तो आप मक्का याद रखें, मेज और मक्का, मेज पर मक्का रखा है जाके खा लो, तो आप ऐसे भी इसको थोड़ा टैकल कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 39 है कि संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये समय था 1953 का, जब संगीत कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1953, तथा ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगला कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, तो यह लिपि आधारित है 6 बिंदुओं पर। लुइस बेल आप नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है तो उन्हीं के ऊपर ये जो है आधारित है, 6 बिंदुओं पर आधारित ब्रेल लिपि है। तथा ब्रेल लिपि दिवस भी मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब मनाया जाता है ब्रेल लिपि दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? तो जब भी ये विधि है दोस्तों कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के अगर आप विविध अवसर देंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, तभी वो जो है भाषा जो है सर्वश्रेष्ठ तरीके से सिखाई जा सकती है। अगला कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, ये तो बच्चे की मातृभाषा में, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। चलिए 43 नंबर देखिएगा। करा कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने के उद्देश्य क्या हैं? तो जब भी ऐसी गतिविधियां दी जाती हैं तो इसीलिए दिए जाते हैं कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, वो अपने अभिव्यक्ति दिखाएं तो उन्होंने क्या सीखा, कैसे सीखा, तथा उनको एक्सप्रेस करें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। यह कि भारत द्वारा विकसित पहला 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया था? स्काई हॉक आप याद रखिएगा, स्काई ड्रोन नहीं, स्काई हॉक, स्काई हॉक आप याद रखेंगे। ये भारत का पहला जो है ड्रोन था, सक्षम ड्रोन, 5G सक्षम ड्रोन। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाई? ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसकी चर्चा भी हुई थी जब ये ट्रेन चली थी, तो ये स्विट्जरलैंड का ट्रेन था, जो 2 किलोमीटर लगभग लंबा ट्रेन था, जो दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन है। आइए अगला देखिए, कह रहा केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया? तो जब भी राजकोषीय घाटा आप पूछे 2022-23 के लिए, ध्यान से देखिएगा, ये 23-24 की बात नहीं कर रहा था, आप 6.4% लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 47, यह है कि मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये विश्व बैंक का अध्यक्ष पूछ रहा है ना कि उपाध्यक्ष। जब भी आपसे अध्यक्ष पूछे तो आप अजय बंगा का नाम याद रखिए, ताकि आप ये नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बनाए गए हैं। और तथा डीना बोलुआर्टे के बारे में भी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो डीना बोलुआर्टे है ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है हाल ही में। चलिए 48 नंबर देखिए, कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा 2023-24 के लिए लगभग
कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य बजट जो है पेश किया, मतलब बिहार सरकार ने कितने परिव्यय का जो है राज्य बजट पेश किया है। तो ये इसने पेश किया 2.62 लाख करोड़, यानी लगभग 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा। आप याद रखिए 6-2 लाख करोड़, 62 याद रखिएगा, 262 याद रखिएगा, बीच में पॉइंट लगा के लाख करोड़ याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर देखिए, करा निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जो रक्तचाप के बारे में जब भी महत्वपूर्ण आता है वो आप याद रखिएगा सोडियम। देखिए कहते हैं कि जब भी रक्तचाप यानी बीपी बढ़े घटे तो नमक का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। नमक कम या ज़्यादा खाना चाहिए, तो ये नमक में सोडियम आता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसे आप इसको टैकल करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं जी। 50 नंबर कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार है। तो जब भी 21वें गुणसूत्र से विकार होता है वो डाउन सिंड्रोम होता है। तथा आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 13वें गुणसूत्र के कारण क्या होता है, तो वहाँ पे याद रखिएगा पटाऊ सिंड्रोम होता है। मतलब याद रखिए 13 को पटाऊँ, तो 13 को पटाऊँ से आप याद रखेगा 13वां गुणसूत्र, और उससे क्या होता है पटाऊ सिंड्रोम। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 यह है कि बीज वाले पौधों में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर कहा जाता है, तो ये इसे पराग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराग। चलिए आइए अगला है कि फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है। जो फूल वाले पौधे होते हैं उसमें अंडाशय जो है फल से विकसित होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है। जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता क्यों है? जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, इसी से तो हम लोग सांस ले पाते हैं। तो इसका जो है क्रिया का उत्पाद है वो ऑक्सीजन, आप याद रखिएगा। और इसके जो आपसे पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड में जब H2O हम लोग मिलाते हैं, मतलब वो लोग जब अपना एक तरीके का ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ज़मीन से जल लेते हैं। दोनों दोस्तों सूर्य के प्रकाश से और जो है पर्णहरित जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है उसकी सहायता से ये लोग C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाता है, साथ ही H2O देते हैं तथा लास्ट में आप देखिएगा O2 देते हैं। ये ऑक्सीजन की बात करें, इसका सही आंसर ऑक्सीजन है। चलिए 54 है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। ये निषेचन एक अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55, ये कि निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी का लक्षण है। तो देखिए लाल चिकते होना, खुजली होना, बुखार होना, सभी एक से अधिक, ये नींद की बीमारी है। तथा नींद की बीमारी आपसे पूछे होती कैसे, तो आप एक मक्खी का नाम सुने होंगे, सीसी मक्खी, जो कि एक तरह से सहारा अफ्रीका मैदान पाई जाती है, तो वही निद्रा रोग का कारण होती है। सीसी मक्खी भी ये भी पूछा है। चलिए आइए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता और आयनन क्षमता। तो जब बात करें वेधन क्षमता, तो वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा अल्फा किरण की होती है और आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है और आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। तो आई इसका ऑप्शन सी आप याद रखिएगा, वेधन क्षमता गामा किरण, आयनन क्षमता अल्फा किरण। चलिए 57 कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लिंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए जरा माने होते हैं वृद्ध लोगों को जरा बोला जाता है। तो देखिए जरा दृष्टि दोष जब भी बात करें तो आप याद रखिएगा ये इसमें निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष, ये दोनों दोष जो है जरा दृष्टि दोष में होता है। इसको दूर जब दोनों हो जाएगा तो इसके लिए बाइफोकल लेंस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो जब भी पूछे कि किस लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष में होता है तो बाइफोकल लेंस आप याद रखिए। साथ ही निकट दृष्टि दोष में पूछे कौन सा लेंस लगता है तो आप अवतल याद रखिए, दूर दृष्टि दोष में उत्तल याद करिए। देखिए दूर में बड़ा ऊ का मात्रा आ रहा है तो उससे आप उत्तल जब याद कर लेंगे तो निकट में अवतल आपको अपने आप याद हो जाएगा। चलिए 58 नंबर देखिए, कह रहा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष, तथा प्रकाश वर्ष का मान भी आपसे पूछता है। तो जब भी प्रकाश वर्ष का मान पूछेगा तो आप याद रखिएगा आप 9.46 × 10⁻, आप ध्यान रखिएगा पॉजिटिव में 15, प से प्रकाश प से 15, इतना मीटर जो है इसकी एक प्रकाश वर्ष बराबर दूरी होती है। तथा साथ ही पूछता है कि प्रकाश की सबसे बड़ी दूरी की मात्रा, मतलब कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई वो पारसेक होती है, क्योंकि एक पारसेक में लगभग 3.25 जो है प्रकाश वर्ष होता है। चलिए 59 नंबर देखिएगा, यह कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या होती है। तो वर्ग दोस्तों याद रखिएगा 18, आवर्त 7 होता है। चलिए 60 क्वेश्चन देखिए, करा अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है। ये है कि अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक जो है वो घट जाता है। जब अशुद्धि उसमें मिल जाएगी उसका गलनांक घट जाएगा। 61 देखिएगा,
देखिए आ गया, निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का, मैंने बताया निकट, और दूर दृष्टि दोष पूछा, दूर में ऊ का मात्रा उत्तल लेंस, तो निकट में आपका अवतल लेंस। अगला है कि उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। ये जो उपकरण है वो माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन का यही काम है कि ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं। तो ग्लूकोज आपको पता होगा C6H12O6। इसमें देखिए ऑक्सीजन के आपके 6 परमाणु दिख रहे हैं, इसका सही आंसर होगा बी। चलिए 64 देखिए, करा लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो लोहे में जो जंग लग, सबसे पहले तो लोहे में जंग लगना से क्वेश्चन बनता है कि ये भौतिक है कि रासायनिक। लोहे में जंग लगना दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रियाएँ होती हैं जो एक चीज़ को दूसरे में परिवर्तित कर दें तो वो दोबारा वापस ना बन पाए। जैसे मोमबत्ती का जलना, दूध का दही में बनना, दही से दूध कभी नहीं बन पाएगा, ये सभी रासायनिक है। लेकिन अगर बात करें भौतिक, जैसे कि जल का बर्फ बनना, बल्ब को पिघला तो जल बनना, ये भौतिक क्रिया होती है। ये ऑक्सीकरण के कारण जो है लोहे में जंग लगना, ये अभिक्रिया के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65, यह कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है। जब भी हृदय की धड़कन नियंत्रित करना हो तो आप पोटेशियम याद रखिएगा, पोटेशियम की सहायता से ये जो है नियंत्रित होता है। चलिए 66 देखेंगे, ये कि हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है, कह रहा सही कथन आपको बताना है। इसका सही आंसर है ये कि हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये दूसरा गलत इसलिए क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन से हल्की नहीं बल्कि हीलियम हाइड्रोजन का लगभग दोगुना भारी होता है। और नेक्स्ट है कि हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होते हैं, ये भी बात गलत है, यानी इसका आंसर है कि केवल एक सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, करा साबुन मुख्यतः लवण होते हैं। साबुन ये जो लवण होते हैं वो आप याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों से जो है मिलकर साबुन बनता है, तो ये भी इसका सही आंसर है। अगला कि फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फलों को ताज़ा रखने के लिए फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तथा क्वेश्चन बनता है फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो वो चींटियों में पाया जाता है। ये फलों को ताज़ा रखने के लिए, ध्यान से देखिएगा, फलों को ताज़ा बोला है ना कि फलों को पकाने के लिए। जब भी आपसे फलों को पकाने के लिए पूछेगा तब आप एसीटिलीन और एथिलीन याद रखिएगा, एसीटिलीन और एथिलीन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 69, करा कि द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका जो सही कारण ये है कि गैसों के अणुओं के बीच स्थान जो है बहुत बड़ा होता है, उनमें बहुत बड़ा स्थान होता है तभी वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं, इसी कारण जो है उनको संपीड़ित किया जा सकता है। अगला है कि इथीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है। ये जो इथीन का प्रयोग है वो मस्टर्ड गैस, निश्चितक के रूप में, कृत्रिम रंग निर्माण में, सभी में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं जी। ये कह रहा कि निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती। 6 माह में एक बैठक होना बहुत जरूरी है, साल में 3 बार तथा 6 माह में 1 बार तो अवश्य होनी चाहिए। आगे आइए, अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो आप ध्यान से देखिएगा, सिक्किम की बात करें, मेघालय की बात करें तथा गोवा, इन तीनों राज्यों में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। चलिए, तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति पर हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 73 नंबर देखिए, करा किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है। मतलब सीधी सी बात कह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 178, ये आप ध्यान रखिए। चलिए आइए नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से रहता है। निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्वाचन तिथि से, अपने पद ग्रहण दिन से। जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा उसी से दिन उसका जो है शुरू हो जाएगा और वो 5 वर्ष तक रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, कह रहा कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित, मतलब अगर उनको उनके मौलिक अधिकारों से हटाया जाएगा, वंचित किया जाएगा, तो किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, तो यह है अनुच्छेद 32। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। आइए 76 नंबर देखिएगा, करा संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था। जब भी प्रथम बैठक की बात करें तो याद रखिए कि नई दिल्ली में इसकी प्रथम बैठक हुई थी, तथा आपसे पूछे ये कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर को इसकी प्रथम बैठक हुई थी, जब सबसे बुजुर्ग नेता होने के कारण सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगली बैठक इसकी हुई 11 दिसंबर को, इस दिन को जो है राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया।
फिर उसके बाद आपका 13 दिसंबर की बैठक याद कीजिएगा, इसी दिन जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। तथा जब भी आप पूछे लास्ट बैठक संविधान सभा की कब हुई थी, तो वो आप याद रखिएगा 24 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी से संविधान लागू हो गया था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। अर्थात आपसे ये कह रहा है कि जब भी राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है तो उसमें आपको पता होगा राज्यसभा, लोकसभा तथा अन्य सभी की जो लगभग जो है जरूरत है। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन, और दोनों सदन में आपको पता होगा लोकसभा और राज्यसभा, तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी वहाँ के भी सदस्य जो है निर्वाचन में जो है योगदान देते हैं। लेकिन जब बात करें अनुच्छेद 61 के तहत जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है, यानी महाभियोग का अनुच्छेद 61 होता है, जब इसको हटाने का उपयोग किया जाए तो कह रहा है उसमें कौन भाग लेगा। तो इसमें याद रखेंगे जो राज्य की विधानसभा होती है यही भाग नहीं लेगा, बाकी राज्य की विधान परिषद हुआ, राज्यसभा हुआ, लोकसभा, ये तीनों भाग लेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, कह रहा है महाभियोग में कौन भाग नहीं लेगा, तो वो राज्य की विधानसभा, बाकी ये तीनों जो है भाग लेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC के नाम से जिसको आप जानते होंगे, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा NJAC को निरस्त किया गया था। ये 99वां संविधान संशोधन है, इसको आप याद रखिएगा, 99वां संविधान संशोधन। चलिए 100वां संविधान संशोधन आप ध्यान दीजिएगा, ये 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, ये कि 79 जी, संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। संसद का सदस्य वो 25 वर्ष का रहेगा, चुना जाएगा। तथा साथ ही राज्य विधानसभा की बात करें तो 30 वर्ष होना चाहिए, प्रधानमंत्री बात करें मुख्यमंत्री 25 वर्ष, और राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करें तो 35 वर्ष। ये सभी आप जो है वर्ष याद रखिएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जो है प्रावधान दिया गया। दल बदल जो विरोधी कानून है आपको याद होगा, दल बदल, दल से आप 10 याद रखिएगा, यानी 10वीं अनुसूची, बदल से आप 52 याद रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन, इसी के तहत ये किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। यह कि निम्नलिखित में से किसने 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया था। यह अधिवेशन की अध्यक्षता आपसे नहीं पूछ रहा, जब भी अधिवेशन की अध्यक्षता पूछे तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम याद रखिए। कह रहा कि मसौदा तैयार किया था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऐसा काम किया था। जवाहरलाल नेहरू ने मसौदा तैयार किया था तथा अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको बारदोली की महिलाओं ने 1928 में सरदार की उपाधि दी थी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। यह कि पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधक विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था। ये कह रहा है कि जो 64वां संविधान संशोधन हुआ था वो किसके समय हुआ था। उस समय राजीव गांधी जी थे, आप इसको ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी जी, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु। लेकिन जब बात करें इसे लागू कब किया गया था, तो इसे दोस्तों आपको पता होगा कि 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। अब बात करें उस समय तो जो 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया था। मतलब इसका क्या है कि संशोधक विधेयक किसके कार्यकाल में लाया गया था, वो लाया 64वें से गया था, लागू जो है 73वां संविधान संशोधन, तो उस समय नरसिम्हा राव जी थे। तो ये आप ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। यह कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया। जो कि संयुक्त अधिवेशन बात करें ये अनुच्छेद 108 के तहत आपसे पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन और समवर्ती सूची कहाँ से लिए गए। ये दोनों क्वेश्चन कई बार मिले हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। यह कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो वैज्ञानिक दृष्टि से जब आपसे राष्ट्रीय आय की गणना पूछेगा तो अपना नाम याद रखिएगा, VKRV राव, VKRV राव, ये वैज्ञानिक दृष्टि से। तथा पूछे पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना तो दादा भाई नौरोजी जी ने की थी, दादा भाई नौरोजी जी ने। चलिए 85 नंबर देखिए। यह कि मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र, मछली पालन और खनन ये दोनों प्राथमिक क्षेत्र में है। अगला कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। भारत में जब पूछा जाए किस उद्योग में सर्वाधिक, तो ये कपड़ा उद्योग जो है भारत में, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इससे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। यह कि भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो विदेशी व्यापार से संबंधित जो आंकड़े हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। अगला किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने चुनी थी। तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में आप राज, भीरू और दुबे वाली ट्रिक याद रखें, यानी राउरकेला की जर्मनी की सहायता से स्थापना हुई थी, भीरू यानी भिलाई की
रूस की सहायता से तथा दुबे यानी दुर्गापुरा की ब्रिटेन की सहायता से स्थापना हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। करा कि निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बात करें भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आप इसमें याद रखिएगा एल्यूमिनियम का। ये भूपटल पर सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है, तत्व है। एल्यूमिनियम जो है भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आइए अब बात करते हैं किसकी, लेकिन ध्यान दीजिए जब भूपटल क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है। पहले नंबर पर आप याद रखिएगा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर आपका सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्यूमिनियम। तो न सिलिकॉन है ना ऑक्सीजन, इस वजह से इसका आंसर एल्यूमिनियम है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 90 नंबर देखिए कह रहा है टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो टाइटन आप शनि, ये शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। तथा याद साथ ही ध्यान रखिएगा पहला सबसे बड़ा वो चंद्रमा को माना जाता है, तथा जब बात करें टाइटन की तो इसे दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो है माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए कह रहा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है। यह अधिक सिंचाई होने के कारण भूमि का निम्नीकरण पंजाब में मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में जो है शामिल है। ये शामिल की बात करें तो तमिलनाडु को आप याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात में पहले स्थान पे आप बात करें तो पहले स्थान पे आप केरल नाम याद रखिएगा, उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु आता है। केरल नहीं है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं जी। ये देखिए 93 क्वेश्चन आ गया कि राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश की। मैंने आपसे बताया था ना राज, ध्यान से देखिए ये पूछे जाते हैं इस वजह से मैं इतना इस पर ध्यान देता हूँ। राजभीरू दुबे, राज यानी राउरकेला की जर्मनी की सहायता से, इसका ऑप्शन बी मिल गया। अब बात करें अगर भिलाई पूछता वो रूस की सहायता से, दुबे यानी दुर्गापुरा पूछता ब्रिटेन की सहायता से। साथ ही पूछता कहाँ स्थित है, तो ये याद रखिएगा राउरकेला आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में, भीरू ये भिलाई वाला छत्तीसगढ़ में, तथा दुर्गा ये पश्चिम बंगाल में है। चलिए 94 नंबर देखिए करा कि भारत की किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है। ये उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा काली मृदा जिसे कपास मृदा या काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसे ही चेरनोजम मिट्टी भी आप याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मिट्टी। आइए नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाली कोणधारी वन, ये कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है। तो ये जो कोणधारी वन है वो आपका 2500 से 4500 मीटर के बीच पाई जाती है। चलिए 96 नंबर देखिए करा पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ये जो पेंटागोनिया का पठार है वो अर्जेंटीना में स्थित है। तथा साथ ही अर्जेंटीना से एक पंपास पूछा जाता है, तो पंपास भी कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। आइए ब्राज़ील, यूएसए, वेनेजुएला, इसके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूछता है आपसे क्या कि गुआना का पठार, ये जो गुआना का पठार है वो वेनेजुएला में है, ये आप याद रखिएगा। अमेरिका में आपको याद होगा कोलंबिया का पठार अमेरिका में, तथा ब्राज़ील से आप याद रखिएगा एक माटो ग्रोसो पठार, माटो ग्रोसो पठार ये आपका ब्राज़ील में है। चलिए 97 नंबर है निम्न में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, शोर का अवशोषण, वायु का अवशोषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। ये वायु का प्रदूषण है, सॉरी ये वायु का प्रदूषण जो है ये प्रदूषण पेड़ पौधे नहीं करते, जबकि प्रदूषण से हम लोग को बचाते हैं। बाकी ये तीनों काम जो है पेड़ पौधों के हैं। आइए 98 नंबर देखिए करा रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील यानी 1992 में यह सम्मेलन हुआ था, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 देखिएगा कह रहा नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसे नीरी कहते हैं, नीरी नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, आप याद रखिए। अगला है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। जो मौसम विज्ञान संगठन आपसे पूछे थे आप याद रखिएगा ये जिनेवा में, तथा जिनेवा में आप याद रखिएगा ILO का मुख्यालय, WHO का मुख्यालय तथा WTO का मुख्यालय, इन सभी का मुख्यालय भी जिनेवा में है और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में। इसी के साथ दोस्तों ये सारे GS के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आइए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में, जो क्वेश्चन ईजी होंगे हम आपको आंसर बताएंगे, वो मुझे पूरी उम्मीद है वो आप सॉल्व कर लेंगे, और जिसमें थोड़ा टफ होगा या फिर घुमाया रहेगा उसका हम आपको हिंट दे देंगे ताकि आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। ये दोस्तों ये आपका जो है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए कि देखिए आयत का परिमाप, ध्यान से देखिए कह रहा आयत का परिमाप चौड़ाई के बीच इतना अनुपात है, यानी परिमाप आप याद रखिए आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2L + B। इसका अनुपात अगर 5 मान लेंगे तो कह रहा कि परिमाप और चौड़ाई दिया गया है आपको 1 अनुपात में। यानी आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको चौड़ाई को आप क्या मान लीजिए, अगर चौड़ाई को आप 2 सेंटीमीटर अगर मानेंगे तो आपका इसकी जो परिमाप हो जाएगी, परिमाप में चौड़ाई में आप 2 रख देंगे तो ये आना चाहिए आपका 5 यूनिट। तो जब इसको ऐसे ही मान के अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। आप करिएगा क्या, इसमें
2l+b, यानी ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है इसमें आप चौड़ाई से भाग दे देंगे तो वो 5:1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप ध्यान से सुनिए, कह रहा है आयत के परिमाप चौड़ाई के बीच अनुपात, अनुपात को आप बटे में लिख सकते हैं, यानी अनुपात को आप 5/1 रख सकते हैं। साथ ही इधर कह रहा है कि परिमाप आपको पता होगा 2l+b होता है और इसके चौड़ाई के अनुपात से ये अनुपात आया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको b बराबर 2l/3 मिल जाएगा, b बराबर 2l/3। तो अब आप जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो l इंटू बी लगाएंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा b बराबर 2l/3। अब यहाँ से b की वैल्यू पता चल गई, l इंटू बी। तो अब यहाँ पे अगर आप b की वैल्यू किस में रख देंगे? l में रख देंगे, तो 2/3l मिल जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? आपका ये स्क्वायर बन जाएगा, l स्क्वायर बराबर 216 गुणित 3/2, और यहाँ से आपको l की वैल्यू आपको मिल जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका सही आंसर होगा 18। समझ गए होंगे आपको क्या करना है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, माध्य पूछ रहा है आपको। माध्य बराबर औसत होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी आप सारे आंकड़ों को ऐड करके, सारे आंकड़ों को जब आप ऐड करेंगे जो भी आता है उसको इनकी संख्या यानी 1 2 3 4 5 6, इससे आप 6 से जो डिवीजन कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा, माध्य 20 दिया है, इक्वल में आप 20 रख देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये जो 102 का सही आंसर होगा वो आपका होगा 20। चलिए नेक्स्ट देखिए, करा सीता गीता का वर्तमान आयु इतना है, 2 वर्ष पश्चात आयु का योग इतना हो जाता है, तो पहले उनकी आयु का अनुपात क्या है? ये आपका 4:7 आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। चलिए 104 देखिए, कह रहा है कि 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित है। देखिए जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको याद रखना है, सबसे पहले या तो आप 300 और 1000 के बीच 7 से विभाजित पूछा तो 7 का गुणज करके कर लीजिएगा, 300 के बाद 7 का पहला गुणज ले लीजिएगा और 1000 से पहले 7 का पहला गुणज। तो आप इसमें से 1000 में से जो है 300 पहले यानी 1 से लेके आप 1000 तक सारा 7 का गुणज निकाल लीजिए, लास्ट गुणज। अब उसमें से 1 से 300 वाला घटा दीजिए, तो बीच का जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो ये इसका सबसे सरलतम तरीका है। बाकी एक फार्मूला होता है, फार्मूला से बड़ा अटपटा हो जाता है क्योंकि फार्मूला याद नहीं रहता। इसका आंसर 100 आएगा। आइए रेलगाड़ियों वाला क्वेश्चन है, ये देखिए 105 नंबर का। रेलगाड़ी है जिसमें लंबाई इसकी इतनी दी गई है, गति इतनी दी गई है, दूसरे के विपरीत दिशा में चलने पर जो है लंबाइयाँ दोस्तों जुड़ जाती हैं और चाल भी जुड़ जाता है। तो आप ऐसे इसको ध्यान रखिएगा। जब एक दूसरे को पार करने के लिए पूछ रहा है तो इसका सही आंसर होगा 7.2 सेकेंड। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा। 106 नंबर देखिए, ब्याज दर वाला क्वेश्चन है कि धनराशि ब्याज 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो ब्याज दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो समान अवधि माने उसी 3 वर्ष में जो है राशि कितनी हो जाएगी। तो ये भी आप पहले उससे निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसका राशि यानी 5 से बढ़ा के 8 कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रेट आपका 5 आ जाएगा, 5 में 3% बढ़ाएंगे तो रेट आप 8 रख के जब निकालेंगे तो इसका सही आंसर 992 आ जाएगा। चलिए आइए वो 107 नंबर देखिएगा, इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका ए नंबर आएगा, कर लीजिएगा। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 108 नंबर देखिए, कह रहा है व्युत्क्रम का योग इतना है तो इतना ए क्यूब। देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इसका आंसर तो 0 होगा। करेंगे कैसे? जब a अपान आप b लीजिए, उसके बाद b अपान a लीजिए तो उसका योग कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। आप इसी समीकरण को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपसे a क्यूब, इसका आंसर a क्यूब और प्लस b क्यूब बराबर 0 मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109। ये है कि कार्य क्षमता, ये कार्य और समय का है, इसका आंसर 30 दिन आएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है, ये आपको पता होगा क्योंकि आर और आर मिला देंगे ऐसे गोला बना के तो वही उसकी व्यास ही सबसे बड़ी इसकी क्या हो जाती है? जीवा। 111 नंबर देखिए, कह रहा है कि जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से है उसी प्रकार दीवार का संबंध, अगर घर का संबंध दीवार से है तो दीवार का संबंध आपका ईंट से हो जाएगा। एक ही ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था, मेल को आप ट्रायंगल से दिखाइए, फीमेल को इससे, भाई बहन को सिंगल बॉन्ड से, हस्बैंड वाइफ को डबल बॉन्ड से, पीढ़ी दिखाने के लिए आप ऊपर से नीचे आइए और ऐसे आप करेंगे तो आपका ये बहुत ही इजी आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर है भांजा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113। इसमें देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, जैसा कहेगा आपको, तथा साथ ही ध्यान है इसमें अगर कहा है एक में नहीं आप 2 बना के गोला करिएगा। जब आप 2 बना के करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए 113 नंबर का जो सही आंसर वो आपका हो जाएगा बी नंबर। करेंगे कैसे? देखिए ABCD 5 स्कूल हैं जिनका मुंह उत्तर की ओर, यानी सबका मुंह किधर है? उत्तर की ओर है, यानी उत्तर ऊपर होता था ऐसे। करा A जो है E और B के बीच में है, चलिए A को हम रख देते हैं E और B के बीच में। अब जरूरी नहीं B और E कहाँ हो, इसीलिए मैंने आपसे कहा 2 बनाइएगा। इधर आप B रख दीजिए, इधर E रख दीजिए, बाद में जिधर जिसको बोलेगा क्लियर हो जाएगा। करा A बीच में है तथा करा कि E
बी है या ई है? ये आपका ई कह रहा है। ई जो है डी के दाईं ओर है, सी डी दोनों छोर पर है, सी के बाईं ओर। इजी क्वेश्चन है, आप दो लाइन आप बना के करिएगा, सॉल्व कर लेंगे। इसका सही आंसर आपका ए आएगा, ध्यान दीजिएगा। बी मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी का आंसर ए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, 114। ये कह रहा है कि पासा वाला, देखिए इतना जो है फलक पर दिया गया है, कह रहा है 15 वाले फलक के विपरीत। देखिए जब भी आप विपरीत फलक पूछे तो आप कॉमन ढूंढिए। देखिए इधर 10 और इधर 10, ये कॉमन है तो आप क्लॉकवाइज चल दीजिए। क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड। देखिए 10 के बाद 25 आ रहा है तो इधर 10 के बाद 20 आ रहा है, 25 के बाद 30 आ रहा है तो इधर आपका 15 आ रहा है। 15 के विपरीत पूछा तो देखिए 10 के बाद 20 के बाद 15, तो 10 के बाद 25 के बाद 30, यानी इसका ऑप्शन 30 सही आंसर है। आइए 115 नंबर देखिएगा। ये आपको इस चारों ऑप्शन को आप देखिए, ऑप्शन जब आप एग्जाम में करिएगा, मान लीजिए आपको ऐसे नहीं सुनना रहा तो आप थोड़ा समय लगा, आप चारों ऑप्शन बीच बीच में भर दीजिए, सही आपको पैटर्न पता चल जाएगा। ये सी वाला इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट देखिएगा, 117 नंबर देखिएगा। 116 नंबर पहले देखिए, कह रहा कि जिस प्रकार सेकंड मिनट से संबंधित है, मिनट में सेकंड होता है, तो उसी प्रकार जो है दिन सप्ताह में दिन होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सप्ताह होगा। अगला है कि 8 3 4 को 20 लिखा गया, 9 4 5 को 31 लिखा गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसको आप जब आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 8 में आप 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 24 हो जाता है, तथा 24 में से जब आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा। उसी प्रकार 9 में 4 का मल्टीप्लाई करिए 36, 36 में 5 सब्ट्रैक्ट करिए 31, तो यानी 7 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए 35, 35 में जब आप 3 माइनस करेंगे तो 32 सही आंसर है। आइए 118 नंबर देखिए, यह है कि इसको ऐसे लिखा जाता है, ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी आंसर है, इसको आप कर ही लेंगे, तो ये इसका आंसर बी होगा। चलिए पिता की वर्तमान है, पुत्र की वर्तमान है कि चौगुनी, 4 गुना बोले तो x मान के आप पिता को 4x मानिएगा। उसके बाद जो कहेगा 5 वर्ष पहले तो -5 घटा दीजिए, दोनों में घटेगा क्योंकि दोनों की बात है। ऐसे करके आप इसको सॉल्व करिएगा, 40 वर्ष इसका सही आंसर आएगा। आइए 120 नंबर देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि शब्दों को एक और तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें जैसे आप ABCD लिखते हैं ना, तो उसी को देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा, उसी को सबसे पहले। जैसे देखिए सबसे पहले इनमें तो C आएगा, लेकिन C के बाद O है, इसमें भी O है। अब C के बाद M आता है, इसमें आता है U, M के बाद U आता है, इसलिए 2 से शुरू होगा, यानी आंसर डी इसका पहले ही ऑप्शन से मिल गया। थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, थर्ड वाला देखिएगा क्या है, CME कह रहा है कि सत्कृत अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये C सबसे पहले आता है, 5 और 2 में है, तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए, इसी के साथ ये हमारा प्रैक्टिस समाप्त होता है। और देखिए हम लोग ने एडिटोरिया का लगभग सभी प्रैक्टिस, लगभग क्या मतलब पूरे प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और साथ ही आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग उसका भी किरण का रुक्मणी का जो 5 आसन का न्यू प्रैक्टिस सेट है उसे भी कर रहे हैं, तथा बहुत जल्द आपको एडिटोरिया का ही बहुत जल्द बिहार स्पेशल भी कराएंगे, क्योंकि आज एडिटोरिया का ये पब्लिकेशन हम लोग का समाप्त कर चुके हैं साथ में। तब एडिटोरिया का जो बिहार स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि समय अब वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल बात करें। तो ठीक है दोस्तों, आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। अभी भी लगभग 25 दिन आप आज से जोड़ेंगे तो भी लगभग 24 से 25 दिन बचा हुआ है, तो समय बहुत है, घबराइए नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपसे अच्छा कोई नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। सबसे पहली बात तो मुझे एक बात याद आती है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। अगर आप अपना कर्म में 100% देंगे तो फल आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि सरस्वती कभी धोखा नहीं देते। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम जो है वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।